नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अपना घर। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी अपना घर। संजना बेहद खुश थी। मायके जो जाना था आज। सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी कि जब वह चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो। चूंकि उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए वह मायके में कभी रात बिता नहीं पाती थी। वो कोशिश तो यही करती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि उसका मूड खराब ही हो जाता। ईश्वर की कृपा से उसकी सास तो ठीक थी, पर हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जिसकी वजह से दिक्कत तो होती है। उसके घर में उसकी जिठानी इन सब की वजह थी। जब भी संजना मायके जाती, उसकी जिठानी कुछ न कुछ नाटक कर देती, चाहे जाते वक्त चाहे लौटने के बाद। जिठानी का मायका काफी दूर था। वह जब भी जाती महीने भर से पहले नहीं लौटती। लेकिन जब संजना को जाना होता तो सब यही बोलते, अरे रुकने की क्या जरूरत है, जब चाहे तब चली जाना। मिला ना सबसे। नतीजा यही हुआ कि वो एक दो दिन कभी कभी ही रुक पाती और महीने भर तो शायद कभी भी नहीं रुक सकी। आज सुबह भी जब वो तैयारी कर चुकी तो जिठानी ने कहा, कब लौटोगी? दीदी, एक हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ, संजना ने डरते हुए कहा। अरे, एक हफ्ता कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अंशु के पेपर भी स्टार्ट हैं। तुम वहां रुक जाओगी तो सारा काम मैं कैसे करूंगी? और फिर काम करूंगी या अंशु की तैयारी करवाऊंगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना तो रुक लेना, जिठानी ने बेरुखी से कहा। संजना का मुंह उतर गया और मन ही मन उसने सोचा, ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने सासू जी की ओर देखा और सास सब समझ गई। बोली, जाओ देख लो, जैसे तुम्हारा मन कहे, वरना जब मन हो तब आना। वो जानती थी कि संजना लौट ही आएगी। उसका स्वभाव ही दूसरों की तकलीफ में, दूसरों की जरूरत में साथ देने वाला है। वो अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करेगी और फिर पति भी कभी उसका साथ नहीं देगा कि घर में किसी को बोल सके कि वो इतने दिन को ही जाएगी। वो औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोल देते हैं। उसका पति तो उल्टे उसकी ही गलती निकालने लगेगा। संजना मायके आ गई, बहुत खुश थी। माँ, पिताजी, भाई, भाभी, छोटी बहन, भतीजी सब खुश होकर खिल उठे। भतीजी ने पूछा, बुआ इस बार तो रुकोगी ना? संजना ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। मन ही मन मायूस हो उठी। अब उस बच्चे से क्या कहे। खैर, जितने दिन भी मिले हैं उतने दिन आराम से बिता लूं। मायका मतलब सुकून, मस्ती और आज़ादी ही है। 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग, बातों में, माँ के हाथों के पकवान खाने में, भाभी के संग बातें करने की खुमारी में निकल गए। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती थीं। उस पर पतिदेव का फोन ना उठा पाए तो उसे टेंशन होती थी कि अब घर में लड़ाई होगी। पति कहेंगे, तुम्हें तो फोन उठाने का भी वक्त नहीं मिलता है, तुम तो वहां जाकर भूल ही जाती हो सब कुछ। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। संजना को सुबह से टेंशन थी कि जाए कि ना जाए। नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन होगी, जिठानी का मुंह बन जाएगा। उसने अपने पति को कॉल किया, पूछा तो पति ने तुरंत कहा, 2 दिन तो रह ली हो ना, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अब हो गया, चली आओ, भाभी को भी वहां तुम्हारी जरूरत है। पति की बातें सुनकर संजना का दिमाग सन्न हो गया, क्योंकि रोहित उसका पति था, पर कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे, उसके दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा, ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को वह हमेशा गलत निगाह से ही देखता। उसे लगता कि संजना ससुराल में खुश नहीं है। संजना जानती थी कि पति कभी उसका साथ नहीं देगा, इसीलिए वह मजबूर थी वापस लौटने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि पति ही नहीं समझता? अगर पति उसका साथ देता तो क्या वह स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर एक हफ्ता भी नहीं रह सकती थी? जब भी पति से बातें होती वह हमेशा व्यंग करते, और 56 भोग तो मिल रहा है ना वहाँ, या तुम्हारा मन भर रहा है ना? यहाँ तो तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वहाँ अपने पिताजी के घर ना तुम्हें कोई सुख मिलता है ना सुविधा, फिर भी वहीं के लिए मरती रहती हो। अब संजना उन्हें कैसे समझाए कि अपना घर होता है और पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वह कितनी भी कीमती धातु से बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई नहाकर कपड़े डालने संजना छत पर गई तो अपनी बचपन की सखी शिखा को देखा। वह भी मायके आई हुई थी। दोनों सखियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भागकर वो नीचे आई, तब तक शिखा उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ चुकी थी। दोनों ने
खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया और फिर वही गिले शिकवे, तू मुझे याद नहीं करती, तू मतलब नहीं रखती, तू फोन नहीं करती, वगैरह वगैरह। बातों ही बातों में संजना ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय पति आएंगे और रिसीव करेंगे। शिखा का मुंह बन गया, क्या यार 3 साल बाद मिले हैं हम और तू आज ही चली जाएगी? यार मैं जल्दी मायके नहीं आती, जब मैं आती हूँ तू अपने ससुराल में रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भागे जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा, अरे अब क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। संजना ने उदासी से कहा, हाँ यार तू लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ कि इतनी बार चिरौरी करो, रिजर्वेशन कराओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे, ये मेरे ससुराल की रीत है। और ऐन वक्त पर कोई काम निकल आना वगैरह वगैरह बहुत सारे नाटक हैं। शिखा ने कहा, ये तेरे ही नहीं मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए। अरे तुझे शालू याद है? वही शालू जो दुबली पतली सी हमारी क्लास में पिछली सीट पर बैठा करती थी, हर बात में डरती रहती थी, चैप्टर याद करके सुनाने तक में। वो कल मुझे मार्केट में मिल गई। क्या बदल गई है यार, वह शेरनी हो गई है एकदम। जीन्स टॉप पहने, करीने से बाल कटाए, स्मार्ट सी लग रही थी। और एक हम हैं, बहन जी बन गए हैं ससुराल में। यह ना पहनो वह ना पहनो, सबको खुश करने के चक्कर में हमने तो अपनी सारी खुशियों की ही बलि चढ़ा दी। कल वह मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया, शिखा कैसी हो गई है तू? तू तो हमारी स्मार्टी शिखा थी, आज कहाँ 5 गज की साड़ी लपेटे? लग ही नहीं रहा तू वही शिखा है। शिखा ने दुखी होकर बताया। अच्छा और क्या बोली? संजना ने पूछने लगी, कब आती हो मायके? मैंने कहा बहुत कम। उसने कहा, तो आंटी अंकल को ससुराल बुला लिया करो, उनका जी भी बहल जाएगा और तुम्हारा भी। मैंने कहा, किसी को बुलाओ मायके से तो सबका मुंह बनने लगता है ससुराल में। अगर एक से दूसरे दिन रुक जाए तो सांप लौट जाते हैं सबके दिल पर। मैं तो किसी को जल्दी से बुलाती नहीं। उसने कहा, ये क्या बात हुई? क्या वो तुम्हारा घर नहीं है? वहां तुम्हारे घर वाले आकर रुक नहीं सकते? मैं तो ससुराल में बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती। जिसको जो भी बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। ये मत पहनो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, हंसो मत। हद है यार, हम क्या कठपुतलियां हैं कि सब कुछ उनकी डोरबंदी उंगलियों के हिसाब से करेंगे? मैंने पूछा, शालू तुझे डर नहीं लगता लोग क्या कहेंगे, पति क्या बोलेंगे? उसने कहा, लोगों की परवाह मत कर, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, तो अगर वो समझते हैं तुम्हारी खुशी तो ठीक है, वरना उनसे भी ज्यादा उम्मीद मत करो। पति तो हमेशा यही चाहते हैं, पत्नी को दबा करके रखें और फुल टाइम नौकरानी के जैसे ट्रीट करते हैं। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा अब ज्यादा हो रहा है, मैं विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाओ ना जितने में दम ना घुटे। सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म। इसलिए खुद को पहले महत्व दो। और सच कहूं तो संजना, मुझे भी शालू की बात सही लग रही है। हम तो खुद को भूल ही गए हैं, हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। संजना गौर से शिखा का मुंह देखती हुई शालू की बातें सुन रही थी। उसे आश्चर्य था कि वो सहमी सी लड़की इतनी तेज हो गई। उसे लगा कि मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व ही नहीं दिया। बहुत कुछ चलने लगा उसके अंदर, खौलते पानी में उठते बुलबुलों की तरह। मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। शिखा ने कहा, अब क्या सोच रही हो यार? जाओगी घर आज ही या फिर मना कर दोगी? देखती हूँ, कहकर संजना सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। शिखा ने उससे विदा ली। संजना एक नए मंथन में उलझ गई थी। दिन भर कमरे में ही लेटी रही। शाम हो गई, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकौड़ों की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक कर सो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। संजना के मन में उठ रहे उलझनों का चक्र अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक तक आ चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था। पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसकी कि पिछले 2 सालों से जो करती आई है उससे इतर नया रूप कैसे ले। संजना कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वो क्या थी और क्या बन गई। रोहित भी आ चुके हैं। काश मैं पहले ही उनको फोन कर देती और मना कर देती, पर अब क्या करूं? अगर मना करूंगी तो वह नाराज हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में किसी ने मेरे कान भर दिए। एक तो वैसे ही रोहित मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में यह बात आ गई तो वह खिलाफ ही हो जाएंगे। जाने क्या क्या सोचती रही कि तभी भतीजी ने आकर कहा, बुआ बुआ फूफा जी आ गए। हाँ बेटा आ रही हूँ, तुम चलकर बैठो, कहकर संजना शून्य दिमाग लिए जैसी थी उसी हालत में बैठक में चली गई और रोहित को देख शांत पड़ गई। रोहित पानी पी रहा था। उसे यूं ही देख वो क्रोध में आ गया।
ये क्या संजना, अभी तक घर के कपड़ों में है, उसे चलना नहीं क्या? रोहित के दिमाग में कहीं से भी यह नहीं आया कि उसे नहीं चलना और वह मना कर देगी। अब मैं आया हूं तो झक मारकर उसे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक यही होता आया था। किंतु इस बार मंथन मन पर भारी हो गया था और उबलते पानी में जैसे ढक्कन को हटा देने की ताकत होती है, उसी तरीके से मन के गुबार ने अब होठों से शब्द निकालने का साहस बटोर लिया था। रोहित ने धीरे से कहा, यह क्या, तुम तैयार नहीं हो? चलना नहीं है? हाँ, नहीं चलना है। तबीयत खराब सी लग रही है। तो तबीयत ठीक हो जाएगी, वहां क्या जेल में रहोगी? जेल से कम भी तो नहीं। काम करने का मन नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा ना। और मेरी हालत ऐसी नहीं, आप तो कुछ समझते नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो संजना, सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, तुम खुद आओगी। माँ पकौड़े की प्लेट लेकर आती दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। रोहित की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे यह क्या हुआ संजना, अचानक क्या बोलने लगी? लड़की के पिता और माँ सदैव अपनी लड़की से यही आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों की तिलांजलि देकर सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहे सब कुछ। संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमजोर बना देते हैं कि वह अपने हक के लिए बोल नहीं पाती। कहते हैं ना कि ब से बोल दो तो बदतमीज और स से सहते रहो तो संस्कारी। माँ आग्नेय नेत्रों से संजना को देखने लगी और बोली, क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही कह रहे हैं वह, अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही कह देती। रोहित सास की बात सुनकर और तन गया कि वह बिल्कुल गलत नहीं है। संजना ने माँ की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा यहीं रह जाएगी, शरीर चला जाएगा और फिर ये शरीर दोबारा तुम्हारी देहरी पर नहीं आएगा। रोहित हैरान सा संजना की ओर देखता रह गया। इसे क्या हो गया है? मन ही मन सोचता रहा। संजना तेजी से कमरे में गई और अपना सामान रखने लगी। बिना माँ से मिले, बिना विदा लिए, बिना किसी की ओर देखे यूं ही अनमनी सी आकर रोहित के पास खड़ी हो गई। रोहित ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ स्तब्ध सी संजना को देखती रह गई। रास्ते भर संजना ने रोहित से बात नहीं की। घर आकर रात भर आंखों ही आंखों में गुजार दी उसने। कठपुतली की तरह काम करती रही। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़कर। रोहित का ईगो, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता, ससुर की लापरवाही, सब कुछ यंत्रवत चलने लगा। अपमान और उपेक्षा के कुचक्र में संजना पिसने लगी। तभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त संजना की उंगली कट गई, पर किसी ने उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी करार देते हुए सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। संजना को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कद्र नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है, एक पति के दिल की मल्लिका है, क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में धृष्टता करने के बाद अब मायके की दुलारी लड़की भी न रही। उस दिन उसने प्रण किया कि अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया नहीं आई, सहानुभूति नहीं हुई। प्रेम तो दूर की बात थी। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन कहा कि अब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी, खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वह खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली और मुंह चादर से ढककर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले प्रतिक्रिया जेठानी ने करी। उसके बर्तन पटकने और शोर मचाकर खाना बनाने की हरकतें आरंभ हो गई, पर संजना परेशान नहीं थी। अब उसके मन में सुकून था। थोड़ी देर बाद सास उसके कमरे में आई और कहा, क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है, तबीयत तो ठीक है? संजना ने 2 टूक जवाब दिया, नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में चोट लगी है, दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई कि आज संजना का दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। कल सुबह इससे बात करूंगी। रात बीत गई। रोहित ने रात में एक बार भी संजना से कुछ नहीं पूछा। सासू माँ ने सुबह संजना से उम्मीद की थी, किंतु संजना तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी मैं शाम को लौट आऊंगी। पर बहू तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर संजना निकल गई। सब हैरान थे कि आखिर इसको क्या हो गया है। रोहित भी उतना नहीं समझ पा रहा था, पर सास संजना की मन स्थिति समझ रही थी। शाम को संजना नहीं लौटी तो सब परेशान होने लगे। उसको फोन किया जाने लगा, मायके में भी फोन किया, कहीं नहीं मिली संजना, ना ही उसने फोन उठाया। 8 बजे वह खुद ही लौट आई और उसने किसी से बात नहीं करी। जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात रोहित ने उससे पहली बार कहा कि खाना खा लो संजना, पर संजना ने कहा मैं खाना खा कर आई हूँ और कुछ ना बोलकर करवट लेकर सो गई।
रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो संजना ने हाथ झटक कर कहा, मुझे परेशान मत करो। रोहित भी उसके इस रवैये से हैरान था। दूसरे दिन भी संजना सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने चली तो जेठानी ने पीछे से कहा, अरे कहाँ चल दी, नाश्ता नहीं बनाना बच्चों का, बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रही है। तो संजना ने पलट कर देखा और कहा, तो मैं क्या करूं, आपके बच्चे हैं, आप नाश्ता बनाइए, मैं आपकी नौकरानी नहीं। जेठानी ठगी सी उसे देखती रह गई। जिस संजना को पिछले 2 साल से वह अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने सींग दिखा दिए थे। रोहित तैयार होकर निकला तो संजना जा चुकी थी। रोहित ने हैरान होकर माँ से कहा कि संजना को हो क्या गया है माँ, कोई बात है जिसकी वजह से इतनी डिस्टर्ब है, कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उस दिन उसके घर में यह हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, किंतु उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती यहाँ भेजा था यह कहकर कि वही तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में मजा आ रहा है। ना जाने सबको क्या क्या बोल रही है। इसका कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ परेशान है संजना बहुत ज्यादा, किसी बात को लेकर दिल ही दिल में जल रही है, उबल रही है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा उसे? कभी प्रेम से तुमने उससे बात की? यह तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मैं बोल रही हूँ। यदि तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारे पिताजी मुझसे या तुम्हारी भाभी से इस तरह का व्यवहार करते तो हमारे लिए क्या जीवन सहज हो पाता? नहीं। एक लड़की पति के ही भरोसे ससुराल आती है और पति के व्यवहार से, प्रेम से वह जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। रोहित बिना नाश्ता किए ही निकल गया, सब कुछ सोचते हुए। आज उसे पहली बार वह सब कुछ याद आने लगा जब संजना उसे बार बार फोन करती थी और पूछती थी कि आप कब आएंगे, और वो झिड़क कर फोन रखवा देता था। और जब वह मायके जाने के लिए पूछती तो रोहित उसे डांट कर कहता, क्या हर समय वहां जाने की रट लगाए रखती हो, चली जाओ लेकिन फिर मत आना। कभी उसे कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता, ना ही उसकी पसंद की चीजें लाता। अगर वह दिन भर काम के बाद थक जाती और कहती तो वह कहता, कितना काम करती हो दिन भर, सारा दिन काम का ताना देती हो, क्या घर के सभी लोग बैठे रहते हैं और तुम अकेली काम करती हो? हर वक्त यही कहती हो काम करके थक गई, मत करा करो ना इतना काम, अगर इस चीज का बहाना ही बनाना है तो। संजना मौन हो जाती और वह उसके मौन को सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचा उसने, सिर्फ उससे फर्ज पूरे करवाए। सबकी उंगलियों पर नाचती संजना आज उसे कठपुतली सी लगी। रोहित सोच के समंदर में उलझकर शायद स्वयं को मथ रहा था और उसके भीतर से विष और अमृत को अलग कर रहा था। उसे संजना की परेशानियों का सबब दिखने लगा और अपनी गलतियां भी। उसे ऑफिस पहुंचने में रोजाना 1 घंटा लग जाता था। आज वो ऐसा उलझा कि ऑफिस कब आ गया उसे पता ही नहीं चला। आज वो ऑफिस जाना ही नहीं चाहता था। उसे लग रहा था कि वह दौड़कर जाए और संजना को अपनी बाहों में भर ले। उसकी जख्मी उंगली की तड़प से भी कहीं ज्यादा तड़प अब रोहित को हो रही थी। पागलों की तरह उसने संजना को फोन करना शुरू किया। संजना का फोन स्विच ऑफ था। उसने तुरंत कार संजना के घर की ओर मोड़ दी कि शायद वो वहां मिलेगी, किंतु वह वहां भी नहीं मिली। अब रोहित परेशान हो गया कि आखिर वो गई कहाँ। दिन भर पागलों की तरह ढूंढता रहा उसे। जहाँ जहाँ वो जाती थी हर जगह ढूंढाया, पार्लर में, मॉल में, मंदिर में। उसकी फ्रेंड्स के नंबर जो उसके पास थे उनसे भी फोन करके पूछ लिया, पर संजना का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर रोहित घर आ गया। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। तभी बेल बजी। रोहित ने लपक कर दरवाजा खोला। संजना ही थी। रोहित की जान में जान आई उसे देखकर, किंतु संजना के सामने आते ही वह अजीब हो गया। उसमें उसे खींचकर गले लगाने की हिम्मत नहीं थी। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया घर में। माँ, पिताजी सब सवालिया नजरों से संजना को देख रहे थे। सभी रोहित से उम्मीद कर रहे थे कि वह संजना से सवाल करे। सबकी उपस्थिति में रोहित असहाय सा हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। परंतु एक चीज वो महसूस कर रहा था कि आज उसे संजना से बात करनी ही होगी। संजना निर्विकार भाव से कमरे में चली गई। कल की तरह उसने आज भी कुछ नहीं खाया। रोहित जब कमरे में पहुंचा तो वह सो चुकी थी। रोहित ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा तो वह दुखी व चिंतित नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। रोहित का मन किया कि प्यार से उसके बालों को सहला दे, पर ऐसा करने से वो जाग जाती। वह चाहता तो था कि संजना को जगाकर बात करे, पर उसने सोचा 3 कमरों के फ्लैट में थोड़ी सी बात हुई तो आवाज दूसरों के कानों में जाएगी। बस यही सोचकर वह सुबह का इंतजार करने लगा। हजारों सवाल मन में लिए रोहित रात काटने के लिए तैयार था। अब उसके दिल में सवालों से ज्यादा जवाब तैयार थे।
प्रतीक्षा थी तो बस संजना के प्रश्नों की, किंतु रोहित जानता था संजना कुछ नहीं पूछेगी। इन्हीं विचारों में खोए खोए उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो संजना बेड पर नहीं थी। बाथरूम से नल की आवाज आ रही थी, मतलब संजना तैयार हो रही है। रोहित ने बिना एक पल गंवाए झट से तैयार होना शुरू कर दिया। आज वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। संजना तैयार होकर जब घर से बाहर निकली तो नीचे पार्किंग में रोहित गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। संजना को आता देख वो बाहर निकल आया और रास्ता रोककर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है संजना। संजना ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, बोलिए। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, बैठकर बातें करते हैं। मुझे देर हो रही है, जो बोलना है यहीं बोल दीजिए। यहाँ नहीं बोल सकता, काफ़ी कुछ है जो कहना है, कहकर रोहित ने संजना को देखा। इस बार संजना ने रोहित को देखा। रोहित उसे कुछ परेशान लगा, शायद उसके लिए परेशान था। पहली बार मन ही मन सोचने लगी संजना, ये कैसे हो सकता है। रोहित की व्यस्त दिनचर्या में मेरी चिंता और फिक्र जैसे मुद्दे कहाँ जगह बना सकते हैं। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बिठा लिया। संजना आश्चर्य से रोहित की ओर देखती रह गई। दोनों ने रास्ते भर कोई बात नहीं की। दोनों पास के ही कैफे में पहुंचे। रोहित ने संजना से खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, क्या बात है संजना, अब बताओ मुझे, बड़ी परेशान सी लग रही हो और 2-3 दिनों से कहाँ चली जाती हो सुबह सुबह। बहुत ढूंढा तुम्हें मैंने, ना तुम अपने घर गई थी ना दोस्तों के यहाँ, जाती कहाँ हो। ओह, तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ। बाकी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद फर्क पड़ता होगा तो सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी कि आज तुम मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ मेरी फिक्र है। ऐसा नहीं है संजना, मैं व्यस्त था, परेशान था। तुम्हें तो पता है, आगे बढ़ने की चाह, नौकरी, प्रमोशन, इन सब में फंस गया था। मुझे लगता था तुम तो सब कुछ संभाल ही रही हो, तुम्हें कोई भी चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इन व्यस्तताओं में मैं एक चीज़ भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी भी हो। यह सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से संजना बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप तो यह भी भूल गए कि मैं एक इंसान हूँ, पत्नी होना तो दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ, गलती मेरी है, मैं तुम्हें तवज्जो देना ही भूल गया था, कहकर रोहित चुप हो गया। और जानते हो, पति की तवज्जो ना देने का मतलब पत्नी को किसी की तवज्जो ना मिलना। यही विडंबना है समाज की। औरत को बिना पुरुष के अवलंब के कोई इज्जत नहीं देता। संजना ने आंखों में आंसू भरकर कहा। रोहित ने संजना के हाथों को अपने हाथ में थामकर कहा, संजना, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल इन्हीं पुरानी कड़वाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो और पहले जैसी हो जाओ। बिल्कुल नहीं, कहकर संजना ने अपना हाथ रोहित के हाथ से छुड़ा लिया। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का। जानना चाहते हैं ना आप कि मैं कहाँ जाती थी, तो सुनिए। मैं कोचिंग क्लास जाती थी, क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, सक्सेस होना है, जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। टॉपर थी मैं अपने स्कूल की, और आज आपके घर की नौकरानी बन गई हूँ, दूसरों के हाथों की कठपुतली। क्रोध से कांपते हुए संजना बोली। रोहित उसकी स्थिति को समझते हुए बोला, शांत हो जाओ संजना, मैं जानता था कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। अपने मायके भी तो नहीं गई थी तुम। मायके जाना तो आपको भी पसंद नहीं था ना मेरा। हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई, मुझे यह सुनाना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए रोहित, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए गई हूँ मैं अपने घर, कभी सोचा है आपने? मैं खुद ही नहीं जाती हूँ, सोचती हूँ आज यह जरूरत है, आज वह जरूरत है, पर किसी को मेरी जरूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो माँ भी डरती है कि आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझसे उस दिन कह दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए क्या रह गया इस संसार में मेरा? ना वो घर मेरा है ना यह घर। चुप हो जाओ संजना, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहोगी मैं करूँगा। कल बहुत दिनों बाद अपने आप से मिला हूँ और अपने आप को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा हूँ। माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है, हो सकता नहीं, आपका तरीका गलत ही है। अगर आपने कभी यह कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो क्या मैं तब भी वहाँ जाने की जिद करती? मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारा घर है। तुम्हारे मम्मी पापा, भाई भाभी सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ कि तुम्हें वहाँ जाने ना दूँ? बस यही लगता है कि तुम्हें ले आऊँ, फिर साथ ही लेता आऊँ। अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते पर कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग्य कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं दिखा सकते। छोटे हो जाओगे ना प्रेम दिखाकर। नहीं,
छोटा नहीं हो जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम जो चाहो करो, कैरियर बनाओ, जॉब करो, काम करो, मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो, यानी घर की महारानी बनकर रहो, पर संजना मायके मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर संजना हंस पड़ी। रोहित की रोनी सूरत देखकर बोली, अच्छा छोड़िए, चलिए साथ में चाय पीते हैं। चलेंगे, पर हमारे घर नहीं, तुम्हारे घर, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ। और हाँ, इस बार पूरे 1 महीने रहोगी तुम अपनी मम्मी के साथ, और रोज शाम को मैं चाय वहीं पीऊंगा। संजना ने खुशी और आश्चर्य से रोहित को देखा और कहा, और आप रह लोगे मेरे बिना? अभी तो कह रहे थे बस मायके मत जाओ, सब कुछ करो। अरे मजाक कर रहा था पगली, रह लूंगा उतने दिन में जब तक तुम वहां रहोगी, क्योंकि मेरे लिए अब तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है। यह सुनकर संजना का मन शांत नदी की तरह प्रवाहित था। भ्रम और अविश्वास की धुंध छट गई थी। दोनों हाथों में हाथ थामे एक नए आयाम की ओर बढ़ चले। अभी आप सुन रहे थे कहानी अपना घर।